दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव और अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक अलग ही लेवल पर खेल रहा है। उसे मतलब कि पता नहीं हार की फिक्र है या किस चीज़ की फिक्र है। वो पर डे ट्विटर पर सुबह सुबह आएगा और एक कमेंट डाल देगा कि आपका केजरीवाल, आपका बेटा केजरीवाल आज 11 बजे एक बहुत बड़ी घोषणा करेगा। ये काम उसका प्रायः जो है पर डे का हो गया है। वो पर डे एक लिस्ट बना रखा है कि दिल्ली विधानसभा में इतने दिन बचे हुए हैं और मुझे ये घोषणा अमुक 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 घोषणाएं करनी है। और वो एक दिन में आता है, एक ही घोषणा करता है, लेकिन वो सारा मीडिया अटेंशन को ग्रैब कर लेता है और फिर दिन भर उस मीडिया उसके जो घोषणा होता है उस पर मीडिया चर्चा करते रहता है। केजरीवाल अमूमन ऐसा नहीं करता है। केजरीवाल जो 2013 में जो वो अपना फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी का जो मॉडल लेकर आया था, उस मॉडल के अलावा केजरीवाल ने जो सब्सटेंसिव जो काम होते हैं कुछ भी काम नहीं किए हैं। और उसे लगता है कि वो लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली और 200 रुपये का बिजली, 400 रुपये का बिजली और 200 को पानी का पैसा बचाकर वो बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। तो ये केजरीवाल की समझ के ऊपर मुझे सवाल खड़ा करता है। केजरीवाल ने ये सोचा कि दिल्ली के लोगों को फ्री, जो जो गरीब तबका के लोग होते हैं, जो प्रायः जो है यूपी बिहार से आते हैं, जो छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, तो उनके लिए एक 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो केजरीवाल उनके लिए वो चीज़ करके खेल रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को ये फ्री बिजली और फ्री पानी का फैसिलिटी सब लोगों के लिए नहीं होता है। तो केजरीवाल इस बार का चुनाव में 2015 के भी चुनाव में इसी मुद्दे पर लड़ा था। बाकी काम तो किया नहीं, तो उसके लिए उसने क्या करता है, माफ़ी मांग लेता है कि जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें 5 साल का और समय दे दीजिए, हम जो बाकी काम जो बच गए हैं वो हम कर देंगे। 2020 में भी आया तो यही कहा कि जी ये फलाना फलाना काम हम कर नहीं पाए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, 5 साल समय और दे दीजिए, ये हम 5 साल में कर देंगे। इस बार 2025 के चुनाव में भी आकर वो टीवी पर बैठकर बड़े बेशर्मी के साथ कह रहा था कि हम रोड के लिए, जल के लिए और यमुना की सफाई के लिए ये जो मेरे 3 प्रमुख वादे थे हम पूरा नहीं कर पाए। हालांकि वो ये चीज़ मतलब कि खेल गया कि वो स्कूल का भी वादा पूरा नहीं कर पाया। वो 500 स्कूल का वादा मतलब करके आया था। अब उसने ये नहीं बताया कि वो 500 स्कूल वो कितने सालों में बना पाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से चल रहा है, पिछले 10 साल में उसने 10 स्कूल बनाया है, तो इसका मतलब 500 स्कूल बनाने के लिए केजरीवाल को कम से कम 500 साल लगेंगे। तो केजरीवाल तो अपने 500 साल के लिए व्यवस्था करके मतलब आया है। उसके बाद दिल्ली में इसने एक भी नए कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं किए हैं। दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल इसने नहीं बनाए हैं। इसने जो भी किया है या नहीं किया है, उसके बाद वो क्लेम करता है कि हमने जी वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। तो जब वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, तो जब इसके जो मंत्री हैं या जो इसके कार्यकर्ता हैं बीमार पड़ते हैं, तो वो भागे भागे मैक्स की तरफ क्यों भागते हैं या दूसरे अन्य प्राइवेट अस्पताल की तरफ क्यों भागते हैं? ये सब चीज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। अपने यहाँ बुला कर लाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और केजरीवाल बड़े आराम से इंटरव्यू देता है, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि जहाँ मैंने या इसने मेरे से कठिन सवाल पूछे, इसके ऊपर एक गोदी मीडिया होने का लेवल चिपका दिया जाएगा और बाकी जो इसके जो
गुंडे बदमाश सवारा टाइप के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो उनको गाली दे देकर भर देंगे। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि आज के समय में एक बहुत ही कहते हैं ना सेफ गेम खेलने का कोशिश ये जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं वो बड़े ही सेफ गेम खेलने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तो देखिए अभी तक दिल्ली का चुनाव की घोषणा हो गया, अभी तक किसी भी एजेंसी का ओपिनियन पोल ढंग से नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि पिछले 2 बार से या 3 बार से जो इनका जो ओपिनियन पोल है वो बिल्कुल धराशाही हो जा रहा है, सत्य से बहुत परे होते हैं। और मैंने अपने वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि सेफोलॉजिस्ट का काम है अपना जो जनता से पूछकर उनकी राय जानना और उनके बेसिस पर एक एनालिसिस करना। एनालिसिस में भी राइट और में भी रॉन्ग, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका मॉडल लर्न करेगा उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका जो रिजल्ट आउटपुट होगा। तो इन सब चीज़ों से जो भी सेफोलॉजिस्ट या जो भी सर्वे करने वाली जो एजेंसी हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1, 2, 4 मॉडल फेल होता है तो उसमें किसी भी तरह का घबराने की बात नहीं है। आप अपना जो है वो ये जो प्रिडिक्शन का काम है या जो एनालिसिस काम है, ओपिनियन पोल का काम है, एग्जिट पोल का काम है, ये काम अपना कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी आपको लेबल करे कि आप दलाल हैं, आप ये हैं वो हैं, उससे आपको घबराने की बात नहीं है। यही बात मैं जर्नलिस्ट को भी कहता हूँ। जर्नलिस्ट बड़े सेफ गेम खेलने का कोशिश करते हैं कि हमको ये ना कोई कह दे कि आप बीजेपी के हैं। अरे जब 15 साल से बीजेपी की सरकार है तो 15 साल से लोग उसी की बात ना करेंगे। केजरीवाल की 15 साल से सरकार है, उससे पहले दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन अभी ब्लेम गेम कांग्रेस ब्लेम कर रही है बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी जबकि वहाँ 30 साल से सत्ता में है ही नहीं। तो ये कैसा गेम है? तो केजरीवाल हर दिन आते हैं और एक घोषणा कर देते हैं, और वो भी घोषणा ऐसा घोषणा होता है जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। वो घोषणा करते हैं, केजरीवाल क्या करते हैं, सुबह सुबह आएंगे, नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश पढ़ देंगे, एक चिट्ठी पढ़ देंगे, उनका काम हो गया। वो कहते हैं कि जी ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये काम नरेंद्र मोदी से हो सकता है। तो वो एक जो गेंद जो है नरेंद्र मोदी के पाले में डालकर अपने आप को सेफ महसूस करने लगते हैं। आप देखिए, छात्रों को फ्री मेट्रो की बारी हो या फिर और कोई घोषणा हो जिसमें वो जो है डायरेक्ट वो कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ देते हैं। एक पत्र लिख देते हैं, जाट रिजर्वेशन का इशू हो उसके लिए वो एक नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख देते हैं। हर मामले में केजरीवाल जान रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और न कोई काम मैं बीजेपी के साथ मिलकर बैठकर करवा सकता हूँ। अगर आज मुझे कोई काम करवाना है किसी से तो क्या मैं उसे 4 गाली देकर करवा पाऊंगा? ये आप खुद सोचिए। तो केजरीवाल को लगता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हम हैं, और दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश नहीं, भारत जो है दिल्ली के अंदर आता है। अगर वो दिल्ली का राज्य जीता है तो उसे लगता है कि सब लोगों को, जितने भी अदर पॉलिटिशियन हैं, उसको केजरीवाल की चरण वंदना करनी चाहिए। और इसी मॉडल के आधार पर वो किसी भी राजनीतिक दल को कुछ नहीं समझता है। वो अगर किसी अपने स्टेट की बात तो छोड़िए, अपने उसके घर में किसी महिला की पिटाई हो जाती है तो वो उसका जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है, और किसी अन्य स्टेट में कुछ कांड होता है तो वो सीधा चिट्ठी लिख देता है कि जी आपके स्टेट में ये काम हो गया है तो आप ये चीज़ ज़रा देख लीजिए। और ज़्यादातर वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में वो करता है, और बाकी किसी रूल्ड स्टेट में उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि बाकी रूल्ड स्टेट वाले इसकी क्या हालत कर देंगे तो इसकी क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये चीज़ को वो समझता है। तो अपने हिसाब से केजरीवाल फूंक फूंक कर दिल्ली में कदम रख रहा है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल को इतना घबराया हुआ मैंने कभी नहीं देखा है। और जहाँ तक मैं टीवी देखता हूँ या बहुत सारे यूट्यूब पर देखता हूँ, मैं एक चैनल है हर्ष की बात,
हर्ष सर उसमें आते हैं और उन्होंने जो एनालिसिस करते हैं, मैं उनके एनालिसिस पर ये कह सकता हूँ कि उनका एनालिसिस काफ़ी सटीक होता है और काफ़ी मतलब ग्राउंडेड होता है। और उनकी हर्ष सर की बात जो है मतलब कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से एनालिसिस करने के बाद वो कोई चीज़ बोलते हैं, तोल मोल कर बोलते हैं। तो जब हर्ष सर बोल रहे हैं कि केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया या फिर आतिशी मार्लेना, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं, और जब ये तीनों चुनाव हार रहे हैं उसमें से भी हर एक का अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। उसमें सबसे ज़्यादा हारने का प्रोबेबिलिटी जो है वो अरविंद केजरीवाल का है, उसके बाद मनीष सिसोदिया का है, और उसके बाद आतिशी मार्लेना का है। चुनाव तीनों हार रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव प्रोग्रेस करे कुछ मुद्दे ऐसे आ जाएं या फिर जो उनके अपोनेंट है वो सही से कैंपेन ना करें, इन सब चीज़ों से भी चुनाव का प्रभाव अधिक पड़ता है। लेकिन केजरीवाल तो अब कुछ भी कर ले वो चुनाव नहीं जीत पा रहा है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल प्रतिदिन जो नए नए घोषणाएं कर रहा, तो मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, अपना कहना है कि अगर आप पिछले 12-13 साल से सरकार में हैं, अगर आपने कुछ अच्छा किया होता तो आपको इतनी ज़्यादा घोषणाएं करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ढंग से काम किए होते तो लोगों को फिर से नए नए प्रलोभन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने केजरीवाल ने अभी क्या किया कि पुजारियों और ग्रंथियों को उसने 18,000 रुपये प्रति माह वेतन देने का वादा कर दिया है। इससे पहले 18 साल तक वो मौलानों और जो मस्जिद के जो उलेमा होते हैं उनको वो वेतन देता था, लेकिन पिछले 2 साल से उन लोगों को वेतन दे नहीं पा रहा है। अब सारे मौलाना और जो उलेमा है उसको खोज रहे हैं मारने के लिए और केजरीवाल अच्छा खोज रहा मारने के लिए। तो उसके बाद केजरीवाल क्या कह रहा है कि चलो उनको तो उनसे तो अब तो हम 10 साल तक 15 साल तक वोट लेकर उनसे हम राज कर लिए, तो अब क्या कर रहा है, उनसे न वो मिल रहा है न वो मिलने का समय दे रहा है। उसने अब क्या नया सिगुफा छेड़ दिया है कि हम अब पंडितों और पुजारियों और जो ग्रंथियों हैं उनको अब हम 18,000 रुपये सैलरी देंगे। तो इस तरह से उसने कि अपना पूरा शिफ्ट चेंज कर दिया है। केजरीवाल को अभी भी लग रहा है कि मुसलमान जो है हो ना हो उनको वोट कर ही देगा, ठीक है ना। अगर 100% नहीं करेंगे तो 85% तो कम से कम कर ही देंगे, 90% कर ही देंगे। तो केजरीवाल को ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट बाय डिफ़ॉल्ट उसे मिल जाएगा, और अगर वो हिंदुओं की तरफ साइड में खेलें और अगर इससे इधर से 10% 15% वोट मिल जाए तो उनका जो है मिला जुलाकर वोट इंटैक्ट रह सकता है और फिर से वो सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। केजरीवाल का सत्ता पे काबिज होने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है। केजरीवाल जानता है कि वो किसी भी कीमत पर सीएम बन नहीं सकता है, और केजरीवाल यह भी जानता है कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आ गया, बीजेपी की सरकार बन गई है, तो उसने जितने भी करप्शन किए हैं, जितने भी घोटाले किए हैं, जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, सब ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर रखे हैं। केजरीवाल तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है कि उसे बाकी की ज़िंदगी तिहाड़ में न बितानी पड़े, इसलिए वो चाहता है कि किसी भी तरह एन केन प्रतिदिन हर तरह के घोषणा करता है कि अगर हम बन गए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो वो आने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो केजरीवाल बहुत ही दोधारी तलवार की तरह खेल खेल रहा है, और दिल्ली के लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि केजरीवाल को अगर ये सब काम करने होते तो अब तक वो कर नहीं दिया होता क्या। और केजरीवाल हर चीज़ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिख रहा है, दिल्ली वालों को क्या लगता है कि इन लोगों की आपस में इतनी बनती है कि ये मोदी से कोई कहेंगे काम करने के लिए, मोदी इसकी काम मतलब कि बहुत प्यार से कर देंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? तो दोनों स्थिति में केजरीवाल को ये लगता है कि वादे पूरे करें या ना करें, दिल्ली के लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ आराम से बनाया जा सकता है। इसी तरह से वो दिल्ली के लोगों को पिछले 12-13 साल से बेवकूफ़ बनाकर आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि
आगे भी वो इस तरह से बेवकूफ़, अगर इस बार भी दिल्ली वाले केजरीवाल की झांसों में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा दिल्ली को बचाना। दिल्ली ऑलरेडी जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स के मामले में है बिल्कुल डेंजरस जोन में चल रहा है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल कैपेबल ही नहीं है कि दिल्ली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। वो सिर्फ किस तरह सत्ता पाना है, सत्ता बचाना है, केजरीवाल सिर्फ इसके ही कैपेबल है। केजरीवाल पहले कहता था ना कि मुझे जी सरकार चलाने नहीं आती, मुझे सत्ता चला, मुझे राजनीति करनी नहीं आती है। केजरीवाल को हर चीज़ करना बहुत अच्छे तरह से आता है। देखिए, अपने लिए घोटाला करके इतना बड़ा शीश महल बना लिया, किसी को कानों कान खबर चला। अगर कपिल मिश्रा ने इस चीज़ को नहीं उठाया होता कि केजरीवाल सिर्फ एक बार मीडिया को अपने शीश महल में आने का परमिशन दे दें, तो इस चीज़ को भी केजरीवाल अब तक पचा लिया होता। लेकिन चलिए ठीक है, किसी तरह तो ये मामला सामने बाहर आया, केजरीवाल का रंग रूप क्या है वो सामने आया। लेकिन अभी भी केजरीवाल जैसा जो गिरगिट है वो अपना कौन सा रंग में छुपा बैठा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है लोगों को। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।